एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहते हैं कि दूसरों के साथ कंपटीशन करना आपकी खुद की क्रिएटिविटी की हत्या करने के बराबर है। ये सीख लिया है कि सक्सेसफुल कैसे दिखे, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि अपने जीवन को कैसे जिए जिससे हम सक्सेस को फील कर सके। जैसे कार अपने 4 व्हील्स पर बैलेंस्ड होती है, ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी 4 क्रूशियल एरियाज पर बैलेंस्ड होता है, जो है पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन। आपको ये चारों एरियाज में बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर किसी एक एरिया में आपका स्कोर हाई और किसी में आपका स्कोर बहुत लो होगा तो आपको जर्नी का मजा नहीं आएगा। जैसे कार के टायर में प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक उसी तरह लाइफ के इस एरियाज में हमें हमारा एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे इन सभी एरियाज को मेंटेन करके अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट व्हील है पर्सनल लाइफ। हम चीजों को वो जो है उसी तरह नहीं देखते, हम जो है उसी तरह देखते हैं। और ये सही भी है कि जैसे आप होगे वैसे ही आपको दुनिया दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू बना है, उसे अगर कोई बिजनेसमैन देखे तो उसमें उसको बिजनेस दिखेगा। अगर कोई आर्टिस्ट उसे देखे तो उसमें उसको आर्ट दिखेगा, सीमेंट वाले को सीमेंट दिखेगा और लोखंड वाले को उसमें लोखंड दिखेगा, और इंश्योरेंस एजेंट को उसमें इंश्योरेंस दिखेगा। मतलब कि ये तो पक्का है कि जैसे आप होगे वैसी आपको दुनिया दिखेगी। तो दुनिया को बेहतर और अच्छे नजरिए से देखने के लिए पहले हमें अपने आप को अच्छा और बेहतर बनाना पड़ेगा। हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए, क्योंकि आज आप जो भी हो उसके पीछे कई हजारों लोगों के हाथ है, आपके माता पिता से लेकर स्कूल के वो स्वीपर तक। हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव साइड को देखे, क्योंकि आज नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में है। भगवान, अल्लाह और जीसस के जीवन में भी प्रॉब्लम्स थे, और हम तो सामान्य मनुष्य है, इसीलिए प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही। पर उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, जिससे हम एम्पावर्ड होकर वो नेगेटिविटी के सामने लड़ सके। समस्या तो सभी के जीवन में होगी। अगर अभी मुकेश अंबानी भी चाहे तो अपनी समस्या बता सकते हैं कि मेरे पास 6 पैक वाली बॉडी नहीं है, और निराश हो सकते हैं, लेकिन नहीं, उनके पास जो है उसके लिए वो ग्रेटफुल है। अब आप कहोगे कि उसके पास तो पैसे है तो कौन ग्रेटफुल नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में कई सारे लोग हैं जिसके पास बहुत ही कम पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो करोड़पतियों से भी ज्यादा खुश रहते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ ग्रेटफुल रहो और कुछ ना करो, पर आप ग्रेटफुल रह के भी तो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपके पास जो भी हो उसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि अभी जो आपके पास चीजें हैं वो कई लोगों का सपना होगी। और वैसे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छी बातें और बुरी बातों के बीच का फर्क नहीं जानता, इसीलिए आप जैसा सोचोगे और जैसा बोलोगे वो वैसी ही चीजों को आपके जीवन में अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जैसे आपके घर में लगा एक छोटा सा बल्ब आपके ही शहर के सबसे बड़े पावर हाउस से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है, ठीक उसी तरह आप भी सुप्रीम पावर से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड ही हो। इसीलिए आपको चालू रखने के लिए पूरी कायनात आपको सिग्नल के रूप में हेल्प भेजती ही रहेगी। सेकेंड व्हील है रिलेशनशिप का। आज के स्पीडी जमाने में सब कुछ इंस्टेंटली हो सकता है। इंस्टेंट फूड ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टेंट टिकट हो सकती है, इंस्टेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बट सैडली आवर रिलेशनशिप डू नॉट वर्क दैट वे। रिलेशनशिप्स एक पौधे को ग्रो करने के बराबर है, जिसे कांस्टेंट केयर चाहिए जिससे वो एक दिन खिल सके, और उसके लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। स्वॉर्ड और वर्ड्स दोनों में सेम लेटर्स है, और अगर उसको प्रॉपर हैंडल ना किया जाए तो दोनों से सेम ही इफेक्ट जनरेट होगी। जिस तरह स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने से पहले अटैकर को पता होता है कि उसको कहाँ मारना है, उसी तरह वर्ड्स का इस्तेमाल करने से पहले आपको भी पता होना चाहिए कि आपको सामने वाले को कहाँ टच करना है, क्योंकि शब्दों से दिखाई ना देने वाली खरोंचें आ सकती है जो कई साल और पूरी जिंदगी भी ले लेती है ठीक होने में। इसीलिए रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझकर बोला करे, और दूसरा प्रिंसिपल है कि सेपरेट द एपिसोड फ्रॉम द पर्सन। अगर आपकी किसी के साथ बहस हो गई है तो हमारा दिमाग 2 ही सॉल्यूशन सोचता है कि आइदर इट इज योर प्रॉब्लम और इट इज माय प्रॉब्लम, लेकिन ये दोनों गलत है। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि इट इज दी प्रॉब्लम, मतलब कि वो समस्या को वो पर्सन से अलग कर दो, जिससे 2 बेनिफिट्स होंगे। आप वो व्यक्ति को माफ भी कर पाओगे और वो समस्या का समाधान भी आसानी से ढूंढ पाओगे। तो रिलेशनशिप्स के व्हील को अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए दोनों प्रिंसिपल याद रखो कि फर्स्ट, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, और सेकंड, प्रॉब्लम्स और पर्सन को अलग कर दो। थर्ड व्हील है वर्क लाइफ। हम उन्हीं लोगों के साथ कंपटीशन करते हैं जिनकी वर्क लाइफ और लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत हमारी वर्क लाइफ और लाइफस्टाइल से मिलती जुलती हो। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ compete करता है, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के साथ compete करता है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन के साथ, और स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करते रहते हैं।
लेकिन ये अच्छा काम नहीं है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहते हैं कि दूसरों के साथ कंपटीशन करना आपकी खुद की क्रिएटिविटी की हत्या करने के बराबर है, क्योंकि कंपटीशन से आप कुछ नया क्रिएट करके नहीं पर कॉपी करके ग्रो करने की कोशिश करोगे। कंपटीशन बुरी बात नहीं है, पर कंपटीशन हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी मतलब कॉम्पिटिंग विथ योरसेल्फ। हर रोज अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। दूसरों से बेहतर बनने में कुछ नहीं रखा। आपको कंपटीशन क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक जबरदस्त वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद जरूर देखें। फोर्थ व्हील इज सोशल कंट्रीब्यूशन। पिघलती हुई आइसक्रीम और पिघलती हुई मोमबत्ती हमें काफी कुछ सिखा जाती है। आइसक्रीम से सीखने को मिलता है कि लाइफ पिघल जाए उससे पहले उसका मजा ले लो, और मोमबत्ती से सीखने को मिलता है कि लाइफ पिघल जाए उससे पहले दूसरों को प्रकाश दे दो। एक हमें सेल्फिश बनाती है और एक हमें सेल्फलेस बनाती है। आइसक्रीम और मोमबत्ती दोनों पिघलती है, लेकिन दोनों के पिघलने के रीजंस कंप्लीटली डिफरेंट है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने जीवन में आइसक्रीम की आइडियोलॉजी अपनानी है या कैंडल की, क्योंकि मोहम्मद अली कहते थे कि दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना आपका इस पृथ्वी पर रहने का किराया है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने जो काम स्टार्ट करा था वो काम आप पूरा कर ही नहीं पाए और अधूरा ही छोड़ देना पड़ा। जानते हो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है परफेक्शनिज्म। आपके अंदर कहीं ना कहीं परफेक्ट होने की चाहत है, और होनी भी चाहिए, पर परफेक्शनिज्म की नहीं, किसी और चीज की, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। हम चाहते हैं कि हमारा काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जिससे हम दूसरों से अलग बन सके। लेकिन कभी कभी दूसरों से अलग बनना तो दूर की बात है, हम हमारा काम पूरा ही नहीं कर पाते। और ऐसे कई सारे आधे अधूरे काम करके छोड़ देने पर आप कभी भी लेजेंडरी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज लोग अपने 2-3 दिन के वर्क को उन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो लोग वो काम को कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं। फिर अपना 2-3 दिन का रिजल्ट एक्सपर्ट के कई सालों के रिजल्ट के सामने परफेक्ट ना लगने पर डिमोटिवेट होके उस काम को वो अपने बस की बात नहीं है ऐसा कह के छोड़ देते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि परफेक्शनिज्म बुरी बात नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक परफेक्शनिस्ट मेनली 2 टाइप के होते हैं, एडप्टिव परफेक्शनिस्ट एंड मेल एडप्टिव परफेक्शनिस्ट। एडप्टिव परफेक्शनिस्ट अपने हाई स्टैंडर्ड से मोटिवेट होते हैं। वो अपने साथ हाइपर क्रिटिकल हुए बिना अपने क्वालिटी टाइम और फोकस को अपने काम पर लगाते हैं, जबकि मेल एडप्टिव परफेक्शनिस्ट अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को चेस करते हैं। वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्योंकि वो अपने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे, जिससे उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है, और अपना काम परफेक्ट ना लगने पर वो उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए आज मैं आपको जॉन एकफ की बुक फिनिश गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ डन में से कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो मुझे परफेक्शनिज्म को ओवरकम करने में काफी हेल्पफुल लगे। इस बुक में जॉन एकफ ने जो बातें सिखाई है वो काफी प्रैक्टिकल है, आप उसे इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। और आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई बनी बनाई बातें नहीं है, पर कई सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और उसके रिजल्ट को एक्शनेबल गाइड में कन्वर्ट करके ये बुक लिखी गई है। तो चलिए जानते हैं परफेक्शनिज्म से आने वाले प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के कुछ एक्शनेबल प्रिंसिपल्स। नंबर 1 इज चूज व्हाट टू बॉम्ब। आज के जमाने में सिर्फ टू डू लिस्ट से हमारा काम नहीं चलने वाला, इसीलिए आउटस्टैंडिंग वर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम क्या नहीं करेंगे। आज हम एक साथ कई सारे गोल्स को अचीव करने की ट्राई करते हैं कि मैं बुक्स रीड करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए नए नए आइडियाज के बारे में भी सोचूंगा। ये कोई गलत बात नहीं है, पर एक साथ कई सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने से एक साथ कई सारी चीजें फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर आप रीडिंग, एक्सरसाइज, बिजनेस इंप्रूवमेंट और अपने डाइट को एक साथ अचीव करने की कोशिश करोगे तो पहले दिन तो ये सब कुछ आसानी से हो जाने वाला है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 वीक बाद अगर किसी एक चीज में सिर्फ एक बार भी फेल हो गए तो आप बाकी की चीजों को भी फेलियर मान के छोड़ ही दोगे। इसीलिए बेहतर है कि आप एक के बाद एक गोल्स और हैबिट्स को अचीव करने की कोशिश करें, कि पहले मैं अपने डाइट को इंप्रूव कर लूं, उसके बाद ही एक्सरसाइज और रीडिंग की हैबिट इंस्टॉल करूंगा। जब आप अपने डाइट के ऊपर वर्क कर रहे हो तब आपके नॉट टू डू लिस्ट या थिंग्स टू बॉम्ब लिस्ट में वो चीजों के नाम होने चाहिए जो इस हैबिट को इंस्टॉल करने में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप कोई भी गोल्स को तभी अचीव कर सकते हो जब आप उसको अपना सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स दो, और वो है टाइम। और हमें इस बात को एडमिट करनी चाहिए कि हम किसी एक चीज में अपना टाइम दे रहे हैं तो वो टाइम हमने किसी दूसरी चीज से निकाला होता है। इसलिए अगर आपके पास किसी एक चीज में मास्टरी हो और दूसरी चीजों में एवरेज या बिलो द एवरेज हो तो घबराओ मत, क्योंकि आपने अपना टाइम एवरेज एक्टिविटी से निकाल के मास्टरी को दिया होता है। नंबर 2 इज मेक इट फन इफ यू वांट इट डन।
अपने गोल्स को अचीव करते वक्त ज्यादातर लोग फन को वेस्टेज ऑफ टाइम मानते हैं। वो सोचते हैं कि काम में मजा लेने की क्या जरूरत है, पर यह गलत सोच है। जॉन एकफ के मुताबिक गोल अचीवमेंट के मेनली दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक सेटिस्फेक्शन, मतलब कि आप वो प्रोसेस के दौरान क्या फील करते हो, और दूसरा परफॉर्मेंस सक्सेस, मतलब कि एट द एंड आपको क्या मिलेगा। जॉन एकफ की टीम ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि जो लोग अपने गोल्स को अचीव करने की प्रोसेस का मजा लेते हैं उनका परफॉर्मेंस सक्सेस 46% तक बढ़ जाता है। अपनी प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए आप मेनली दो रास्ते अपना सकते हो। एक है रिवॉर्ड मोटिवेशन और दूसरा है फियर मोटिवेशन। इसके बेस्ट एग्जांपल दूं तो दो मोटे लड़के हैं। एक अपना वजन कम कर रहा है क्योंकि उनको अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए, और दूसरा अपना वजन कम कर रहा है क्योंकि अगर उसने अपना वजन कम नहीं किया तो शायद वो फ्यूचर में बहुत ही खराब बीमारी का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पर एक लड़का रिवॉर्ड के मोटिवेशन से अपना वजन कम कर रहा है और दूसरा फियर के मोटिवेशन से। तो चूज आपको करना है कि आपको कौन सा मोटिवेशन आपके डेस्टिनेशन पर आपको जल्दी पहुंचा सकता है। क्योंकि जॉन एकफ पब्लिक स्पीकिंग के दौरान लोगों की तालियों से ज्यादा मोटिवेटेड वो इस बात से थे कि कहीं लोग उनका मजाक ना उड़ाए, इसीलिए वो अपनी स्पीच और प्रेजेंटेशन फियर मोटिवेशन का यूज करके ही तैयार करते थे, पर वो पूरी प्रोसेस में उनको बहुत मजा आता था। नंबर 3 इज लिव योर हाइडिंग प्लेसेस एंड इग्नोर नोबल ऑब्स्टिकल्स। परफेक्शनिस्ट लोग थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए उनके एक्सक्यूजेस भी थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे ऑथर हाइडिंग प्लेसेस और नोबल ऑब्स्टिकल्स कहते हैं। हाइडिंग प्लेसेस मतलब कोई ऐसा काम जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, पर उसका आपके करंट गोल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल देके बताऊं तो मैं कोई भी मूवीज और टीवी सीरियल में से कई सारी पॉजिटिव बातों को नोटिस करके उसमें से कुछ सीख सकता हूं, पर वो मुझे बुक समरी बनाने में कुछ नहीं हेल्प करने वाला। तो अगर मैं बुक्स रीड करके बुक समरीज लिखने की बजाय मूवीज देख के उसमें से पॉजिटिव बातें ढूंढने लगूं और अपना वर्क ना करके इंटेलिजेंट एक्सक्यूज दूं कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, तो वो इंटेलिजेंट एक्सक्यूज मेरे लिए हाइडिंग प्लेसेस है जो मुझे पावरफुल कंटेंट प्रोड्यूस करने से रोक रहा है। इसीलिए हमें ऐसे हाइडिंग प्लेसेस को अवॉइड करने के लिए अपने आप को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या लगातार मैं इस चीज को करने से अपने गोल को इजीली पा सकता हूँ। अगर इसका आंसर हाँ मिले तो कीप गोइंग, वरना स्टॉप डूइंग। दूसरी ओर है नोबल ऑब्स्टिकल्स, जो हम सब ने फेस किए होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये नोबल ऑब्स्टिकल्स है। नोबल ऑब्स्टिकल्स मतलब कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स जो आपको वर्क स्टार्ट करने ही नहीं देती। जब तक मेरे पास नाइकी के नए रनिंग शूज नहीं आ जाते तब तक मैं जॉगिंग स्टार्ट नहीं करूंगा। नया कैमरा और माइक खरीदने के बाद ही मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा। मैं परफेक्ट प्रोडक्ट, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट और लोगो बनाने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो ये नए शूज, कैमरा और माइक, लोगो, ये सब नोबल ऑब्स्टिकल्स है जो आपको नहीं पता लेकिन वो आपको काम स्टार्ट करने से रोक रहे हैं, और आप परफेक्शनिस्ट हो ऐसा कह के वो नोबल ऑब्स्टिकल्स को नजरअंदाज करते हो। तो हमें ऐसे हो सके उतने हाइडिंग प्लेसेस और नोबल ऑब्स्टिकल्स को खत्म करना है। और वैसे भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो चीज परफेक्ट होती है उसमें कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो परफेक्ट है। बाहर से स्मूथ और क्लीन यानी कि परफेक्ट दिख रही सरफेस भी माइक्रोस्कोप में देखने पर रफ और डर्टी ही दिखाई देगी। और हाँ, परफेक्शनिज्म से याद आया, एप्पल के आईफोन और मैकबुक भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट होते तो हर साल उन्हें नए मॉडल बनाने की क्या जरूरत होती। जॉन एकफ ने अपनी इस बुक में कहा है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। आप परफेक्शनिज्म को नहीं, प्रोग्रेस को पकड़ो, क्योंकि प्रोग्रेस यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड ही आपको वर्ल्ड क्लास बना सकती है। राइट ब्रदर्स ने भी परफेक्शनिज्म की बजाय प्रोग्रेस को चुना। उन्होंने प्लेन में टॉयलेट, एसी, किचन और ग्लोसी लुक यानी कि परफेक्शनिज्म पाने की बजाय बस काम स्टार्ट करके पहले प्लेन को हवा में ज्यादा देर तक कैसे उड़ाया जाए वो सोचा, और प्लेन का पहला वर्जन बनाया और उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाते गए। मैं चाहता हूं कि आप भी अभी जो भी नया वर्क स्टार्ट करना चाहते हो वो बस स्टार्ट करो और धीरे धीरे उसमें एंड्रॉइड की तरह वर्जन अपडेट करते जाओ, तो लोग सामने से आपको परफेक्ट कहने लगेंगे। आप आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, इनोवेटर जो भी बनना चाहते हो, बस अपने वर्क का पहला वर्जन पब्लिश कर दो, फिर चाहे वो कितना भी बेकार क्यों ना हो, क्योंकि जो चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो ही इम्प्रूव हो सकती है। जो वर्क आप लोगों को दिखाएंगे ही नहीं वो इम्प्रूव भी नहीं हो सकता। इस पूरे वीडियो को समराइज करके बताऊं तो, फर्स्ट, अपना एक थिंग्स टू बॉम्ब लिस्ट बनाओ जिसमें जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो वो सब चीजें उसमें डाल दो। सेकंड, अपने वर्क की प्रोग्रेस को एंजॉय करो तो सक्सेस मिलने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाएंगे। थर्ड,
अपने हाइडिंग प्लेसेस और नोबल ऑब्स्टिकल्स यानी कि अपने इंटेलिजेंट एक्सक्यूजेस को जान के उसे अवॉइड करो और परफेक्शनिज्म के पीछे ना भाग के बस अपना बेस्ट वर्जन बनने की ट्राई करो और अपना वर्क का पहला वर्जन पब्लिश करके धीरे धीरे उसमें अपडेट मारते जाओ, क्योंकि इस दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे जो आपका वर्ल्ड क्लास वर्क देखना पसंद करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको जॉन एगफ की बुक फिनिश गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ डन में से बताई है, जो परफेक्शनिज्म को ओवरकम करने में कई लोगों को हेल्पफुल लगी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद। तो आप अपने बेड पर पड़े पड़े स्नूज का बटन दबा रहे होते हैं तब वर्ल्ड क्लास लेजेंड्स का काम स्टार्ट हो जाता है। रिचर्ड ब्रांसन, शाहरुख खान, एप्पल के सीईओ टिम कुक, नरेंद्र मोदी, ट्विटर के फाउंडर, दी रॉक, ये सब लोग अर्ली राइजर है। जब हम ब्रश कर रहे होते हैं ना, तब ये सब लेजेंड्स अपने टैलेंट को दुनिया को बताने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे 1.5-2 घंटे पहले उठ के कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो लोग अपने काम में इतना बेहतर बन पाए। वो सब लोग इंजिन से जो हर रोज सुबह दुनिया से पहले उठ के अपने आप की सर्विस करते हैं और उसके बाद ही पटरी पर आते हैं, और यही मॉर्निंग रूटीन की वजह से उन्हें लीडर्स और दूसरों को फॉलोअर्स कहते हैं। और हर इंसान इंजिन बनने की ताकत रखता है और अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लोगों को लीड कर सकता है। इसलिए आज मैं आपको रॉबिन शर्मा की लेटेस्ट बुक द 5 AM क्लब में से कुछ इंपॉर्टेंट मॉर्निंग रूटीन्स बताने वाला हूं, जो बिजनेस टाइटन्स, ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट फॉलो करते हैं अपने आप को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए। फर्स्ट मॉर्निंग रूटीन है 20-20 फॉर्मूला को अप्लाई करना। मॉर्निंग में उठने के बाद हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा तेज, एक्टिव और फ्रेश होता है, इसीलिए उसे प्रोग्राम करने का वही सबसे बेस्ट टाइम होता है। सुबह उठने के बाद का 1 आवर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रॉबिन शर्मा उसे विक्ट्री आवर कहते हैं, इसीलिए वो विक्ट्री आवर की 60 मिनट में हमें 20-20 मिनट के लिए 3 काम करने चाहिए, जिसे करने से पूरे दिन भर हम एनर्जेटिक और अवेयर रह सके। 20-20 फॉर्मूला में हमें मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है और उसके बेनिफिट्स क्या है। 5 बजे उठने के बाद फर्स्ट 20 मिनट हमें एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल वर्क है जो आपको करना ही करना है, वरना द 5 AM क्लब का कोई मतलब नहीं रहेगा। फर्स्ट 20 मिनट हैवी एक्सरसाइज करने से डोपामिन और सेरोटोनिन का फ्लो बढ़ता है, जिससे हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन अपने ऑप्टिमल लेवल पर रह के फोकस और प्रोडक्टिव तरीके से काम करेगा। और ओवरऑल आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रहेगी, जिससे आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 मिनट में हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए 4 चीजें कर सकते हैं, जो है जर्नलिंग, मेडिटेशन, प्रे एंड प्लानिंग। इससे आप पॉजिटिव रह पाओगे, आप अपनी अवेयरनेस को फील कर पाओगे, आपकी विजडम डेवलप होगी। और इस चारों में से कोई भी एक चीज करने से आपके थॉट्स क्लियर होंगे, जिससे आपको शांति का एहसास होगा, जो बाद में आपकी हायर क्रिएटिविटी और स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। विक्ट्री आवर के लास्ट 20 मिनट हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए लगाने हैं, जिसमें हम अपने गोल्स का एनालिसिस कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट सुन सकते हैं, मतलब कि कोई भी वो काम जिससे आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले जो आपके फील्ड में काम की हो। अपने विक्ट्री आवर को ऐसे डेली प्रैक्टिस करने से आपको डेफिनेटली कुछ ही टाइम में अपने आप में काफी सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको हिस्ट्री मेकर्स एंड इलाइट परफॉर्मर्स की एक ऐसी आदत बताता हूँ जो आजकल बहुत ही रेयर हो गई है, जो है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आज मोबाइल फोन्स इतने एडिक्टिव हो गए हैं कि जहाँ देखो वहाँ इंसान अपने स्मार्टफोन से एक ज़ॉम्बी की तरह चिपका हुआ होता है। हम अभी अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहाँ पर सोशल मीडियाज और मीडिया प्रोडक्शन कंपनीज आपके अटेंशन का यूज करके पैसे छाप रही है। मुझे भी आपकी तरह पहले भ्रम था कि इंटरनेट फ्री है, लेकिन अब समझ में आया कि इंटरनेट नहीं, हम फ्री है। आज अगर आप कुछ रिपोर्ट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड मूवीज से ज्यादा पैसे वेब सीरीज और ऑनलाइन कंटेंट कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि लोगों को एडिक्टिव करने के लिए और उनकी क्रिएटिविटी बर्बाद करने के लिए थिएटर की 50 फीट की स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं, स्मार्टफोन की सिर्फ 5 इंच की स्क्रीन ही काफी है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, पर आज एंटरटेन के नाम पर हमें उल्लू बनाया जा रहा है। आज इंटरनेट पर आपको चीजें कुछ इस तरह से परोसी जा रही है कि आपको सब चीजें आपके काम की ही लगती है, क्योंकि उन लोगों के पास आपकी सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है कि आप क्या करते हो, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आप क्या सर्च करते हो, और वही सारी चीजों को मिलाकर वो आपको कुछ ऐसा बताते हैं कि आप उसे कंट्रोल ना कर सको और इमोशंस के बहाव में आके उनके ही प्लेटफॉर्म्स पर चिपके रहो। हर रोज कई घंटे ऐसी अननेसेसरी चीजें देख के टाइम वेस्ट करने के बाद एक बात आप जरूर याद रखें कि आवर्स से दिन, दिन से महीना, महीनों से साल और कई सालों को मिलाकर आपका जीवन बनता है। तो अगर आपका बेसिक खोखली एक्टिविटी से भरा हो तो उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है वो तो आप भली भांति जानते हैं।
क्या कभी आपने कोई सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर, कोई कंपनीज के सीईओ, स्पोर्ट पर्सन या सेलिब्रिटीज से सुना है कि मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया क्योंकि मैं पूरे दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दूसरों के फोटोज देखता था, 3-4 घंटे तो सीरियल और उसके बाद मूवीज देख के रात को पबजी खेल के सो जाता था और यही मेरे सक्सेस का सीक्रेट है? तो ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट के एंडलेस स्क्रॉलिंग से आदमी सिर्फ फॉलो कर सकता है, लीड नहीं कर सकता। आज ये इंटरनेट की दुनिया आपको फ्री रहने देना ही नहीं चाहती, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन देती ही रहेगी कि इसने फोटो अपलोड किया, ठोको लाइक, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। इन शॉर्ट मीडिया आपको अपने बारे में सोचने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि शायद थोड़ा ही सोचने पर आपको पता चल जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी के कितने गुलाम बन गए हो। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज अपने इंप्रूवमेंट के लिए, अपना कोई पॉजिटिव मैसेज दुनिया के साथ शेयर करने के लिए करते हो, देन वेल एंड गुड। पर फिर भी पूरे दिन टेक्नोलॉजी के साथ ना चिपक के उसे कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ही यूज करें और बाकी का टाइम अपने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्क को प्रोड्यूस करने में लगाओ, क्योंकि सभी हिस्ट्री मेकर्स यही कहते हैं कि उनके सक्सेस का राज फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन यानी कि काम पर पूरा फोकस ही है। थर्ड बिग आइडिया जो मुझे दी 5am क्लब में से सीखने को मिला वो है 3 स्टेप्स सक्सेस फॉर्मूला, जो कहता है कि अगर आप अवेयर रहोगे तो बेटर रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। कैसे, चलिए जानते हैं। 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला कहता है कि बेटर अवेयरनेस से आपका चीजों की ओर देखने का नजरिया बदलेगा। आप ओपन माइंडेड बनोगे, जिससे आपकी चॉइस भी बेटर होती जाएगी। आप अपनी प्रायोरिटीज को अच्छी तरह से अरेंज कर पाओगे, जिससे डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब कि बेटर अवेयरनेस लीड्स टू बेटर चॉइसेस एंड बेटर चॉइसेस लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स। इस बुक से फोर्थ बिग आइडिया जो मुझे सीखने को मिला वो है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। जैसे अपना घर बनाते वक्त लोग एक्सटीरियर से ज्यादा डिटेलिंग और पैसा अपने घर के इंटीरियर को सजाने में लगाते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी सिर्फ बिजनेस बड़ा करने के बारे में सोचने के साथ साथ हमें अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स को भी बिल्ड करना चाहिए, जो है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट। माइंड सेट साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो हम दूसरों से सीख के बिल्ड कर सकते हैं। पर फिर भी आप सिर्फ अपना माइंडसेट बिल्ड करके ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ 25% है इंटीरियर एम्पायर का। माइंडसेट के साथ साथ आपको अपना हार्ट सेट भी बिल्ड करना चाहिए, जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप में चिड़चिड़ापन हो, आप हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हो, तो आपको ये सीखना होगा कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाओ, और इसी प्रैक्टिस से आपका हार्ट सेट बिल्ड होगा और आप लोगों की गलतियों को माफ कर पाओगे और लव और पीस रेडिएट करोगे। थर्ड है हेल्थ सेट, जो आपको मेंटेन करना ही करना है। अगर मोबाइल डेटा चाहे आपके पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपका मोबाइल चार्जिंग ना होने पर बंद हो गया हो, तो वो डेटा कुछ काम का नहीं। ठीक उसी तरह आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं दे पाओगे। और जो लास्ट इंटीरियर एम्पायर है वो है सोल सेट, जो डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जो हम अपने पहले 3 सेट को इंप्रूव करने के बाद ही इसे बिल्ड कर सकते हैं, जो मेस्लो ने भी अपने हायरार्की ऑफ नीड में सबसे ऊपर बताया है। अगर हम इस चारों एरियाज में इंप्रूवमेंट लाने लगे तो हम डेफिनेटली अपनी लाइफ को ग्लोरियस बना सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं है कि आप उसे विजिट कर सको, पर ये एक सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग है जिसे आप फील कर सकते हो। फिफ्थ और लास्ट बिग आइडिया जो मुझे द 5am क्लब से सीखने को मिलता है वो है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। उनके मुताबिक कोई भी हैबिट को ऑटोमेटिक होने में मिनिमम 66 डेज लगते हैं, जो अराउंड 22 डेज के 3 स्लॉट गुजारने के बाद आता है, जो है डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे ब्रेन में पहले स्लॉट में हमारी पुरानी आदतों के पाथ टूटते हैं, दूसरे स्लॉट में नई आदतों के पाथ जनरेट होते हैं, और लास्ट स्लॉट में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ इंटीग्रेट हो जाने पर वो आदत हमारी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि कोई भी चेंज स्टार्टिंग में बहुत ही हार्ड होता है, मिडिल में मेसी होता है और एंड में गॉर्जियस होता है। इसलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डालने पर स्टार्टिंग में तो बहुत ही हार्ड लगेगा, कभी कभी तो बोरिंग और यूजलेस लगेगा, लेकिन फिर भी आपको ये सभी रूटीन्स और रिचुअल्स को स्टार्ट ही रखना है, क्योंकि द वन थियरी ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन स्पार्टन कहता है कि इंपॉर्टेंट काम हार्ड होने पर भी जो उसे रेगुलरली करता है वही एक असली योद्धा बन पाता है। मोहम्मद अली भी कहते थे कि मुझे भी ट्रेनिंग की हर एक मिनट से नफरत होती थी, पर फिर भी मैं कहता था कि छोड़ो मत, अभी थोड़ा दर्द सह लो और बाकी की लाइफ चैंपियन की तरह जियो। दोस्तों, दुनिया एक्सटर्नली चीजों में इंप्रूव करने में लगी है, तब यही सबसे बेस्ट टाइम है कि हम अपने आप को इंटरनली इंप्रूव करके दुनिया को प्रेजेंट करें। आज दुनिया में कई सारे लोग सुबह से देर रात तक अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, तो यही सबसे बेस्ट टाइम है कि अपना टैलेंट दुनिया को दिखाया जाए। आज आपके पास GCA है, यानी कि गार्गेंचुअन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज हर सेकंड डिस्ट्रैक्टेड करने वाली इस दुनिया में आप फोकस रह के अपना काम करना सीख गए तो बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी लेवल पर तो टन्स ऑफ कॉम्पिटिशन होगी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ऑलमोस्ट नन।
रॉबिन शर्मा ने अपनी इस बुक द 5 AM क्लब को बनाने में पूरे 4 साल मेहनत की है और एक सिनेमैटिक लुक दिया है जो आपको एक मूवी देखने के बराबर लगेगा, और इसमें कई सारे गोल्डन नगेट्स दिए हुए हैं जो आपको लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। ब्रूस ली ने कहा था कि कंसंट्रेशन इज द रूट ऑफ ऑल द हायर एबिलिटीज इन मैन। आज इंडियन क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके कई सालों तक के क्रिकेट पर कंसंट्रेशन की वजह से ही वो वहां तक पहुंच पाया है। अगर वो बीच बीच में कभी फुटबॉलर, डांसर या सिंगर बनने का सोचता तो शायद वो आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। आज तक हमें सिखाया गया है कि समय सोने से भी महंगा है, टाइम इज मनी। वेल, ये एक झूठ है। समय की कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो सिर्फ अटेंशन की। टाइम उतना ही वैल्यूएबल होगा जितना आप उनको अटेंशन दोगे। एग्जाम्पल देके बताऊं तो एक ही क्लास में एक ही टाइम पर और एक ही टीचर से पढ़ रहे स्टूडेंट के मार्क्स कम ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 आवर के लेक्चर में टाइम तो सबने दिया, लेकिन टाइम की तो कोई कीमत है ही नहीं। कीमत है तो सिर्फ अटेंशन की। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दिया वो ज्यादा याद रख पाए और उनके मार्क्स भी ज्यादा आए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने उस टाइम में अपना अटेंशन ख्वाबों की दुनिया में बहा दिया उनके मार्क्स कम आए। टाइम की कीमत उतनी ही है जितना आप उनको अटेंशन दो। बेहतर काम तभी हो सकता है जब वो काम करते समय हमारा 100% अटेंशन हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक रिसर्चर ने लोग कब अपना बेस्ट वर्क देते हैं वो जानने के लिए पूरी दुनिया घूमी। 20 साल की गहरी रिसर्च के बाद उन्होंने पता लगाया कि लोग अपनी अवेयरनेस और अपने अटेंशन का मैक्सिमम यूज तभी करते हैं जब वो एक अवस्था में होते हैं जिसका नाम है फ्लो। उनके मुताबिक फ्लो मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें लोग काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके लिए दूसरी कोई भी चीज मैटर नहीं करती, और वो एक ऐसा शानदार एक्सपीरियंस होता है जो लोग किसी भी कीमत पे वो काम करके वो एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। जब भी आप फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करते हो तब आप वो टास्क में कम्प्लीटली एंगेज हो जाते हो। आपको समय की परवाह नहीं रहती, सारी चीजें आसान लगने लगती है। आपके हर एक स्टेप से आपको आपके दूसरे स्टेप का विजन मिल जाता है, मतलब कि सारी चीजें बस फ्लो में लगती है। इस फ्लो स्टेट को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट उसे पीक एक्सपीरियंस, एथलेट्स उसे इन दी जोन और जाज म्यूजिशियन उसे इन दी पॉकेट कहते हैं। 10 साल तक टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव की स्टडी करने के बाद मैकिन्सी को पता चला कि फ्लो में रहने से हमारी प्रोडक्टिविटी 100-200% नहीं बल्कि 500% तक बढ़ जाती है। लेकिन इस फ्लो स्टेट को हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम काम कर रहे हो। लेकिन हमारा तो प्रॉब्लम ही यही है कि काम स्टार्ट करने का मन ही नहीं करता। प्रोकास्टिनेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। 80 से 95% कॉलेज स्टूडेंट प्रोकास्टिनेशन करते हैं, जिससे उनका 1/3 ऑफ द डे वेस्ट हो जाता है। प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस, जिसे हम आलसीपन कहते हैं, वो दूर करने के 2 तरीके हैं। एक विल पावर पर डिपेंडेंट है और दूसरा विल पावर पर डिपेंडेंट नहीं है। अब विल पावर की बात करें तो विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है जो डे टू डे बदलता रहता है। इस विल पावर को हम मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन ज्यादा देर टिकता नहीं। इसीलिए प्रोकास्टिनेशन को खत्म करने की आज हम एक ऐसी टेक्निक जानेंगे जिसका विल पावर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। इस टेक्निक का नाम है स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल। हमारा ब्रेन हमेशा सेफ जोन में रहने की कोशिश करता है और यही एक रीजन है कि हम प्रोकास्टिनेशन करते हैं। मॉर्निंग में अगर आप कोई फिक्स ड्यूरेशन और डिस्टेंस तय किए बिना अपने आप को जॉगिंग करने के लिए प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका ब्रेन आपको वो काम करने से रोकने की कोशिश करेगा और रेजिस्ट करेगा कि ये जॉगिंग बहुत ही लंबी होगी, तुम थक जाओगे, रहने दो, इसे मत करो। लेकिन जब आप इस मॉर्निंग जॉगिंग को जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल टेक्निक से स्टार्ट करना चाहो तो आपको अपने ब्रेन को इस पूरी प्रोसेस का इतना छोटा हिस्सा करने के लिए कहना है कि आपका ब्रेन उसे रेजिस्ट कर ही ना सके। इसमें आपको अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई ज्यादा नहीं, पर सिर्फ 3 स्टेप चल के तो दिखा। जब वो इतना छोटा सा स्टूपिड स्मॉल काम करे तो फिर से आपको यही इंस्ट्रक्शन देना है। माइकल ने इंग्लैंड से फ्रांस तक की इंग्लिश चैनल 15 डिग्री सेंटीग्रेड जितने ठंडे पानी में 42,000 स्ट्रोक्स लेके 11 घंटे और 34 मिनट में पूरी की थी। उन्होंने अपने ब्रेन को स्ट्रोक और ब्रीथ से बाहर सोचने के लिए अलाउ ही नहीं किया, तब जाके उनका वो एंडेवर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना है तो अपने ब्रेन को सिर्फ एक वेबसाइट विजिट करने के लिए बोलो। अगर 50 पुशअप्स करना चाहते हो तो सिर्फ एक पुशअप करने के लिए अपने ब्रेन को बोलो। मतलब कि आप कितना भी छोटा या बड़ा काम क्यों ना करना चाहते हो, अगर लेजीनेस और प्रोकास्टिनेशन को खत्म करना है तो इतने छोटे से छोटे काम से शुरुआत करो कि वो काम आपसे हो ही जाए। स्टीफन ने अपनी बुक मिनी हैबिट्स में कहा है कि आप जो भी काम करना चाहते हो उसे स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप आपको स्टूपिड लगे उतनी हद तक उसे छोटा कर दो।
अगर आप 50 मंजिला इमारत खड़ी करना चाहते हो और अगर आप अभी सिर्फ 2 ईंटों को अरेंज करके रखते हो देन इट्स परफेक्ट, क्योंकि आपने छोटे से छोटा ही सही पर काम तो स्टार्ट किया। इससे स्टूपिड स्मॉल काम करने से एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे ज़ैगर्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़ैगर्निक इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो कहता है कि हमें अनकम्प्लीटेड टास्क ज्यादा याद रहते हैं कंपेयर टू कंप्लीटेड टास्क। इसीलिए अगर एक बार हम काम करना स्टार्ट कर दे तो उसे पूरा करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। ज़ेन टू डन के ऑथर लियो बाबूता कहते हैं कि काम को इतना आसान बना दो कि आप ना कह ही ना सको। हम काम को स्टार्ट करने के लिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्योंकि हमें अंदर ही अंदर ये फील होता है कि शायद ये काम मुझसे इतने कम टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें अंदर ही अंदर ये डर लगता है, इसीलिए तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और लेजी बन जाते हैं। पर प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को खत्म करने का एक ही उपाय है कि हम वो फियर ऑफ फेलियर को भगाएं। उसके लिए हमें एक उम्मीद चाहिए कि हाँ, इस काम को मैं आईफोन के क्रिएटर होलियर और टेंग ने अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही इस कड़वे सच से करी कि योर टाइम इज इक्वल टू देयर मनी, यानी कि जितना ज्यादा टाइम आप दोगे उतने ही ज्यादा वो पैसे कमाएंगे। इसे कहते हैं दी अटेंशन इकोनॉमी, और हम अभी अटेंशन इकोनॉमी में ही जी रहे हैं जहां लोगों के अटेंशन के ऊपर बोली लगती है। जो मीडिया कंपनी अपने यूजर का जितना ज्यादा अटेंशन ग्रेब कर पाएगी वो मीडिया कंपनी उतना ही ज्यादा अर्न कर पाएगी। इस बिजनेस मॉडल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तो सिर्फ डिजिटली एडिक्टेड यूजर्स से जो इस टेक्नोलॉजी को माइंडलेसली डिजिटल ज़ॉम्बीज की तरह यूज करते हैं। ऑथर ने नोटिस किया कि टच स्क्रीन मोबाइल आने से दुनिया भर में कई सारे लोग पूरे दिन अपने मोबाइल में ही चिपके रहते हैं। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि यही सबसे बेस्ट टाइम है कि लोगों को इस साइबर डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए डिजिटल मिनिमलिज्म के प्रिंसिपल सिखाए जाए। ऑथर कहते हैं कि लोग फेसबुक ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो अलग अलग शहरों में रहते अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सके, लेकिन एक ही टेबल पर अपने सामने बैठे फ्रेंड के साथ अनइंटरप्टेड कॉन्वर्सेशन मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि वो सामने वाले पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन को देते हैं। HBO के पॉपुलर शो रियल टाइम विद बिल मेहर ने भी अपने शो में कहा था कि चेकिंग योर लाइक्स इज द न्यू स्मोकिंग, क्योंकि बार बार अपने फोटोज की लाइक चेक करना और बार बार अपने स्टेटस के व्यूज देखते रहना आपके दिमाग की हेल्थ के लिए सिगरेट पीने से भी खराब है। आजकल पेरेंट्स ही अपने शरारती बच्चों को चुपचाप बैठाने के लिए उनको स्मार्टफोन्स और टैबलेट दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने अपने बच्चों को जो चीज दी है वो ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टिव है। अभी की गई एक रिसर्च के मुताबिक हमारे जीवन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली चीज स्क्रीन है, और स्क्रीन की ये एडिक्टिव प्रॉपर्टी कोई एक्सीडेंट नहीं है पर बहुत ही केयरफुली इंजीनियर्ड डिजाइन है जो बार बार हमें उसे चेक करने के लिए खींचती है। स्क्रीन के कलर हमारे ब्रेन्स को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए ही तो आपके फोन में ज्यादातर एप्स के आइकन रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स के ही होंगे, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन, मटेरियल डिजाइन और ये सब कलर्स की वजह से ही हमें एडिक्टिव लगती है। क्या आप जानते हैं फेसबुक में नोटिफिकेशन सिंबल का कलर पहले ब्लू था जिससे वो फेसबुक की ब्लू थीम से मैच कर सके, लेकिन लोग उस नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कलर साइकोलॉजी को समझ के वो नोटिफिकेशन सिंबल का कलर ब्लू से रेड कर दिया, तो लोगों ने अपने आप ही उस पर क्लिक करना शुरू कर दिया। प्राचीन काल से ही हमारा ब्रेन हमारे सोशल स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, इसीलिए एरिस्टोटल ने भी कहा था कि ह्यूमन इज अ सोशल क्रिएचर, और इसी फैक्ट की वजह से लोग अपनी अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस करने के लिए कॉन्वर्सेशन और डिजिटल कनेक्शन को एक ही मानते हैं, जो सही नहीं है। कॉन्वर्सेशन मतलब फेस टू फेस बातचीत जिसमें एक दूसरे का आई कॉन्टेक्ट, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें इंक्लूड होगी, और यही सबसे बेस्ट तरीका है अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करने का। जबकि डिजिटल कनेक्शन मतलब कि टेक्सटिंग, इमोजीज, पोस्ट, स्टोरीज एटसेट्रा वो काफी फेक है। एग्जाम्पल देके बताऊं तो आपके फ्रेंड की छोटी सी बेबी के बर्थडे पर उनकी पोस्ट पर सो क्यूट और हैप्पी बर्थडे लिखने से उनके घर पे जाके उनको रियली में विश करना कई गुना ज्यादा ह्यूमनली और इफेक्टिव होगा। डिजिटल कनेक्शन कॉन्वर्सेशन का सपोर्टर जरूर हो सकता है, लेकिन अल्टरनेटिव कभी भी नहीं हो सकता। लोग मानते हैं कि अगर वो हर पल कनेक्ट नहीं होंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि लोगों के साथ डिजिटली लेस अवेलेबल रहने से दरअसल आपके रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि अगर आप डिजिटली लेस कनेक्टेड रहोगे तो जब भी आप फेस टू फेस मिलोगे तो आपके पास कई सारी बातें होगी शेयर करने को, जबकि दूसरी ओर डेली कनेक्टेड रहने से फेस टू फेस मिलने पर आपके पास अपने अपने मोबाइल में उंगली करने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा, क्योंकि आप दोनों को ऑलरेडी एक दूसरे की हर पल की खबर है कि वो क्या करता है, वो कहाँ गया था, क्या किया एटसेट्रा। आप जो भी मानो, पर डेटा बहुत ही क्लियर बोलता है कि लोग जितना ज्यादा डिजिटली कनेक्ट होंगे वो उतने ही ज्यादा अकेले होते जाएंगे।
आज डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑलवेज अवेलेबल और चीप होने से इस डिस्ट्रैक्शन ने लोगों को एडिक्टिव और मेंटली कंगाल बनाकर रख दिया है। कुछ डेटा बताते हैं कि लोगों की इंटरनेट पर हर 5 मिनट में से 1 मिनट सोशल मीडिया पर बीतती है। स्मार्टफोन का यूसेज कुछ ही सालों में डबल हो गया है और एवरेज पर्सन डेली 2 से 3 घंटे अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखने में बिताता है। इसलिए अब टाइम आ गया है कि हम इस मेडनेस को खत्म करें और अपनी लाइफ को रीडिजाइन करें, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, फ्यूचर में स्मार्टफोन एडिक्शन इज इंजरियस टू मेंटल हेल्थ के साथ लिखा हुआ आएगा। इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज करने के लिए हमें डिजिटल मिनिमलिज्म और उसके प्रिंसिपल्स का पता होना बहुत जरूरी है। डिजिटल मिनिमलिज्म एक फिलोसॉफी है जो आपको वो डिजिटल टूल्स को चूज करने में हेल्प करेगी जो आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एड कर सके। डिजिटल मिनिमलिस्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले टेक्नोलॉजी को इंटेंशनली यूज करना सीखना होगा। जब भी आप अपना फोन उठाओ तब उसे किस पर्पस के लिए उठाया था उसे याद रखो। वो पर्पस पूरा होने के बाद इमीडिएटली उसे जहां था वहां रख दो, जिससे आप डिस्ट्रैक्शन के लूप होल से बच सको। ज्यादातर केसेस में हम टेक्नोलॉजी का यूज शॉर्ट टर्म इमोशनल रिलीफ के लिए करते हैं, तो हमें डिजिटल डिवाइसेस का यूज चीप इमोशनल रिलीफ की बजाय कुछ क्रिएट करने के लिए करना चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल और वैल्यूएबल हो। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ह्यूमंस डीपली एक क्राफ्टमैन है जो किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ क्रिएट करने की चाहत रखता है। जो प्रोग्रामिंग से पोएट्री लिखने की चाहत या पिन से प्लेन बनाने की चाहत कुछ भी हो सकती है, जिससे वो कुछ क्रिएट करके दुनिया को दे सके। तो टेक्नोलॉजी का यूज इंटेंशनली और कुछ क्रिएट करने के लिए करना हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। और इस लेवल को पाने के लिए हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, जो है कि शाम को अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए या स्टडी के लिए 2 घंटे अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर करके कहीं ड्रॉवर में रख दो। अपने स्मार्टफोन को घर पे छोड़ के ही इवनिंग वॉक पर निकल सकते हो। वीक में एक टाइम फिक्स रखो जब आप अपने फोन में से अनयूज्ड एप्स, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और फोटोज को डिलीट कर सको। आफ्टरनून में अपने फोन के बिना ही लंच ब्रेक लो। जो एडिक्टिव एप्स को आप अपने लैपटॉप पर ब्राउजर में ओपन कर सकते हो उसे अपने मोबाइल में से अनइंस्टॉल कर दो और सिर्फ लैपटॉप पर ही उसे यूज करो। हो सके तो न्यूज से दूर ही रहे, लेकिन फेक ब्रेकिंग न्यूज और ऑनलाइन न्यूज की बजाय ट्रस्टेड न्यूज़पेपर को ही खरीद के पढ़े, जिससे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। जो व्हाट्सएप ग्रुप की आपको जरूरत हो और जिस ग्रुप में से आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती हो उस ग्रुप को ही ज्वाइन करो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को बाय बाय कह दो। लास्ट में मेरे कहने का मतलब एक ही है कि डिजिटल मिनिमलिज्म मतलब ये नहीं कि आप सभी डिजिटल टेक्नोलॉजी को छोड़ दो। डिजिटली मिनिमलिस्ट बनना मतलब आप कब और किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड को यूज करते हैं उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके उसे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करना। डिजिटल मिनिमलिस्ट बनने से आप अपनी मोस्ट वैल्यूएबल चीजों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकोगे। आपकी लाइफ में से डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को दूर करना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे पावरफुल वेपन है, जो रॉबिन शर्मा, कार्ल न्यूपोर्ट और डैन स्क्वाबल जैसे कई सारे ऑथर ने माना है। ये सभी बातें मैंने आपको कार्ल न्यूपोर्ट की लेटेस्ट बुक डिजिटल मिनिमलिज्म में से बताई है, जो हर तरफ टेक से भरी इस दुनिया में हमें अपनों के लिए टाइम निकालना सिखाती है। अगर आप टेक्नोलॉजी के गुलाम बनना नहीं चाहते और टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मिनिमलिज्म बुक जरूर रीड करनी चाहिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको मेरे वीडियोस काम के लगते हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस टॉपिक के बारे में आपके व्यूज कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।